प्रवर्तन निदेशालय को बड़ा झटका लगा है, या कहा जा सकता है कि बंगाल चुनाव के घमासान में बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है। पिछले हफ्ते आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन, जो आईपैक के मुखिया हैं, प्रतीक जैन के घर पर हुई छापेमारी के बाद से ममता बनर्जी, जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। ममता बनर्जी ने साफ आरोप लगाया कि बीजेपी उनकी रणनीति, चुनावी रणनीति चुराने के लिए ईडी को आगे कर रही है और आईपैक के दफ्तर से टीएमसी की स्ट्रेटेजी वाले यानी रणनीति वाले दस्तावेज चुराए गए हैं। ईडी ने यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन आरोपों से तो इनकार किया ही था, साथ ही ममता बनर्जी पर काम में बाधा डालने का आरोप लगाया और इसे लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी गई। कलकत्ता हाई कोर्ट में पिछले हफ्ते 9 जनवरी को इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट रूम में भीड़ और हंगामे के कारण सुनवाई नहीं हुई। अब आज फिर से सुनवाई हुई, आज 14 तारीख को, तो फिर इसमें ईडी और भाजपा को बड़ा झटका लगा है। सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू बार बार यही अपील करते रहे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है और इसीलिए उस पर फैसला आने के बाद ही सुनवाई हो। राजू ने इस बात पर भी आपत्ति जाहिर की कि आईपैक की तरफ से अदालत में कोई मौजूद नहीं था और ईडी ने टीएमसी के आरोप को खारिज करते हुए यह भी कहा कि उसने कोई दस्तावेज जब्त नहीं किए हैं, सब कुछ ममता बनर्जी और उनके सहयोगी लेकर चले गए। इस पर टीएमसी की तरफ से पेश वकील डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी ने साफ साफ कहा है कि ईडी के इस बयान को दर्ज कर लिया जाए कि छापेमारी के दौरान कुछ भी जब्त नहीं किया गया, यानी भविष्य में अब ईडी किसी दस्तावेज को छापेमारी में बरामद सबूत के तौर पर पेश करना चाहे तो भी यह संभव नहीं होगा, क्योंकि ईडी ने खुद माना है कि उसने कुछ बरामद नहीं किया है। जब ईडी ने कह दिया कि जांच के दौरान बनाए गए दस्तावेजों यानी पंचनामा की कॉपी भी इसी बात की पुष्टि करती है कि आईपैक के ऑफिस या प्रतीक जैन के घर से कोई सामान या डेटा जब्त नहीं हुआ है, तो इसके बाद कोर्ट ने फैसला दिया कि याचिका में अब कोई बात बाकी नहीं रह गई है, इसीलिए इसे निपटा दिया गया। आपको बता दूं कि टीएमसी ने याचिका में कहा था कि अगर कोई डेटा जब्त किया गया है तो उसकी सुरक्षा की जाए, उसका संरक्षण हो, क्योंकि यह पार्टी के 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी से जुड़ा गोपनीय राजनीतिक डेटा है। टीएमसी के वकील ने कोर्ट में कहा कि वो सिर्फ इतनी सी सीमित राहत मांग रहे हैं कि अगर कुछ जब्त हुआ है तो उसकी रक्षा हो, लेकिन अब ईडी ने बाकायदा कहा है कि उसने कुछ जब्त किया ही नहीं है, तो ये टीएमसी के लिए बड़ी जीत है। अब सुप्रीम कोर्ट में कल यानी 15 तारीख को सुनवाई है और वहां से क्या फैसला होगा यह देखना होगा। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर ईडी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर आ सकती है, यानी जिस उम्मीद से ईडी की छापेमारी आईपैक पर करवाई गई थी और उसके बाद अदालत में भी टीएमसी को घेरने की कोशिश हुई थी, उसमें फिलहाल भाजपा को नाकामी हासिल हुई है और इसे एक तरह से टीएमसी की इस चुनाव से पहले बड़ी जीत के तौर पर कहा जा सकता है, देखा जा सकता है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब जरा ग्राफिकली दिखाना चाहता हूं कि आखिर हुआ क्या क्या। एक छोटा सा यहां पे अलग अलग हिस्सों में देखिए आईपैक मामले में अब तक क्या हुआ। 8 जनवरी को आईपैक ऑफिस और प्रतीक जैन के घर में रेड हुई थी। प्रतीक जैन और आईपैक ऑफिस के दफ्तर पे, आईपैक के दफ्तर पे रेड पड़ी। उसके बाद छापेमारी के बीच ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंची। इसके बाद छापेमारी के बीच ममता बनर्जी पहुंची। टीएमसी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और टीएमसी ने इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया, उसके बाद बदले की कार्रवाई बताया। फिर ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कराई। ममता बनर्जी ने 2 एफआईआर दर्ज करवाई और ईडी भी ममता और टीएमसी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई उसी दिन 8 तारीख को ही। 8 जनवरी को और 9 जनवरी को इस पर सुनवाई थी। ईडी भी ममता और टीएमसी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची। कलकत्ता हाईकोर्ट में टीएमसी ने भी याचिका दाखिल की उसी दिन। और इसके बाद क्या होता है,
इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई की तारीख होती है। 9 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई के वक्त हंगामा हो जाता है। 9 जनवरी को सुनवाई के वक्त हंगामा हो जाता है कोलकाता हाईकोर्ट में। इसके बाद सुनवाई की अगली तारीख 14 जनवरी मुकर्रर की जाती है, यानी 14 जनवरी को अगली तारीख दी गई और 14 जनवरी को अगली तारीख, और सीएम ममता ने 9 जनवरी को विरोध मार्च भी निकाला। सीएम ममता 9 जनवरी को विरोध मार्च निकाली और काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी मार्च में। 14 जनवरी को सुनवाई की, लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला हुआ, लाइव स्ट्रीमिंग हुई 14 जनवरी को। इसके बाद फिर बंगाल सरकार ने 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया। बंगाल सरकार यानी टीएमसी ममता बनर्जी 10 जनवरी को इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंची, कैविएट दाखिल कर दी और सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने 11 जनवरी को ममता सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल की। ममता बनर्जी और ममता सरकार के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ याचिका दाखिल की। 15 जनवरी यानी कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। 15 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होगी और टीएमसी का कहना है कि पार्टी को कमजोर करने की साजिश रची गई है ये। और लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है, जबकि दूसरी तरफ ईडी का कहना है कि तलाशी जो हमने ली थी, तलाशी के दौरान किसी तरह का कोई दस्तावेज, डाटा या डिजिटल सामग्री जब्त नहीं की गई है। तो ये अभी तक का यहां पर जो पूरा घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम को आपके सामने रख रहा था। और इस बीच वैसे आप गौर फरमाएं तो जो कुछ अभी उधर हुआ है पश्चिम बंगाल में, बीजेपी इस वक्त महाराष्ट्र में भी उसी ढंग से कहीं ना कहीं घिरी हुई है। कल बीएमसी समेत 29 नगरीय निकायों के चुनाव है महाराष्ट्र में, महानगर पालिका के चुनाव, जिसमें महायुति बिखरी पड़ी हुई है। अजित पवार और एकनाथ शिंदे दोनों अपनी अपनी सुविधा से महागठबंधन कर रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आ जाने से चुनावी समीकरण बदल चुके हैं। इधर बिहार में भी सियासी समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं। आज करीब 7 महीने बाद लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव यानी बड़े बेटे लालू प्रसाद यादव के सार्वजनिक तौर पर एक साथ दिखे। यह तस्वीर देखिए आप। मकर संक्रांति के पर्व पर दही चूड़ा भोज बिहार की सियासत में काफी मायने रखता है और इसीलिए कल ही तेज प्रताप अपने पिता, माता और छोटे भाई, बड़े भाई नहीं है तेजस्वी यादव, उनसे छोटे हैं, छोटे भाई को न्योता देने वो पहुंचे थे। जिसके बाद आज लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप के घर पहुंचे और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ उन्होंने दही चूड़ा खाया। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी आरएलजेपी के प्रमुख पशुपति पारस भी इस मौके पर तेज प्रताप के घर पहुंचे और उन्होंने कहा कि 14 जनवरी है, आज 14 जनवरी है, जितने भी ग्रह थे सब खत्म हो गए। ये कह रहे हैं जितने भी ग्रह थे सब खत्म हो गया है। और आगे का बयान जरा उनकी जुबानी सुन लेते हैं यहां पर। और ये दिन भर के पॉलिटिकल घटनाक्रम को थोड़ा आपके सामने रखना जरूरी है दोस्तों, इसलिए इन तमाम खबरों को आपके सामने लेकर हम आ रहे हैं। जरा सुनिए यहां पर क्या कह रहे हैं आरएलजेपी के मुखिया पशुपति पारस। जितना भी ग्रह था, ये ग्रह सब खत्म हो गया और आज से नया समीकरण बनेगा। जो लोग बिखरे हुए थे परिवार में, सब लोग एक हो जाएंगे और बिहार की राजनीति में नया मोड़ आएगा। चलो यानी कि तेज प्रताप जी फिर से अब बोल तो दिए, चलो हो गया, रास्ता जाम हो। तो सुन रहे थे आप पशुपति पारस को, यहां पे जो कह रहे 14 जनवरी है, ग्रह नक्षत्र सारे खत्म हो गए हैं, सारे ठीक हो गए हैं और परिवार एक होने वाले हैं। ये बयान बाकियों को तो सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन बीजेपी को इसमें तकलीफ हो सकती है, क्योंकि ठाकरे और पवार परिवार से लेकर पासवान परिवार तक कई जगह उसने झगड़ा करवाया है, दलों के साथ साथ परिवारों को तोड़ा है। लेकिन जैसे जैसे बीजेपी की हकीकत सामने आ रही है, लोग एक हो रहे हैं। खैर, बंगाल से महाराष्ट्र और बिहार तक बीजेपी के मंसूबों के विपरीत काम हो रहे हैं। इधर राहुल गांधी के इंदौर जाने की खबर भी है। 17 जनवरी को राहुल गांधी इंदौर जाएंगे और वहां उन परिवारों से मुलाकात करेंगे जो दूषित पानी पीने के कारण मौत झेल रहे हैं, उनके यहां जो परिजनों की मौत झेल रहे हैं। मोहन यादव सरकार इस मामले में, जो मध्य प्रदेश की सरकार है, मोहन यादव वहां के मुख्यमंत्री हैं, मोहन यादव सरकार इस मामले में पहले से ही घिरी हुई है। कैलाश विजयवर्गीय के घंटा वाले बयान से मामला और बिगड़ गया था, आप याद कीजिए। और अब देखना होगा कि राहुल के जाने से क्या मध्य प्रदेश और देश में बीजेपी के लिए और मुसीबत खड़ी होगी।
लेकिन इन सब के बीच पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले ईडी को लगे झटके की चर्चा खूब हो रही है। पश्चिम बंगाल पहला राज्य है जहां की सीएम ने चुनाव से पहले जांच एजेंसी से बिना डरे हुए दो दो हाथ करने की ठानी और बहुत हद तक ममता दीदी को इसमें सफलता भी मिली है। क्या यहां से बीजेपी सचेत होगी? क्या बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिरना शुरू हो चुका है? आइए इन सब पे चर्चा करते हैं। बंगाल में बवाल मचा हुआ है। अभी जब इस प्रोग्राम को लेकर आपके सामने आ रहा था तो एक ब्रेकिंग खबर और आई है कि 50 से ज्यादा बीएलओ ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है एसआईआर के खिलाफ, एसआईआर में हो रही धांधलियों के खिलाफ। जिस काम को करवाने की जिम्मेदारी बीएलओ ब्लॉक लेवल ऑफिसर पे, बूथ लेवल ऑफिसर पे है, वही अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो दाल में कुछ काला है। चलिए इन सब की पोल खोलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा विश्लेषण गहराई से करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। 3 वरिष्ठ साथी इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रेम कुमार जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। जल्द ही प्रशांत टंडन जी जुड़ेंगे और जल्द ही उधर कोलकाता से हमारे साथी सुमन भट्टाचार्य जुड़ेंगे। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है इस चर्चा में। और स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। जरा प्रेम कुमार जी जल्दी से आपके पास, पश्चिम बंगाल चर्चा का केंद्र बिंदु पश्चिम बंगाल है, कैसे देखा जाए, कैसे देखते हैं आप ईडी और भाजपा को बड़ा झटका? देखिए, ईडी जब हाईकोर्ट पहुंची थी तो उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था कि ममता बनर्जी जो कुछ कर रही हैं उनको रोकना, उनको गलत ठहराना कानूनी नजरिए से, और ये दर्शाना बताना कि इन्होंने ईडी के कामकाज में हस्तक्षेप किया है। लेकिन आज जब जो कुछ हुआ हाईकोर्ट में, तो उससे ईडी को कोई वैसी राहत नहीं मिली, वो कोई वैसा परसेप्शन नहीं बना पाए और ममता बनर्जी को ग्रिल करने का जो प्रयास था उसमें वो विफल रहे। अब सवाल ये उठता है कि जिस बात को लेकर ममता बनर्जी इतनी नाराज हुई कि चुनाव सामने है और चुनाव के समय ईडी का उपयोग शुरू हो गया, और ईडी हमारे पार्टी का कार्यक्रम देखने वाले आईपैक, जिसको हमने एक नियम के तहत काम सौंप रखा है, जो हमारे आईटी सेल का प्रमुख है, वो उनके यहाँ छापेमारी का क्या मकसद है? भाई, जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा था कि हमारे उम्मीदवारों के नाम ले गए, हमारी रणनीति ले गए, हमारे नारे ले गए, ये सारी बातें कही थी। तो अभी इस पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और ममता बनर्जी ने कैविएट डाल करके एक बहुत बड़ा दिलेरी का काम किया था। कैविएट डालना इसलिए दिलेरी का काम है क्योंकि इस पूरे मामले में कैविएट का मतलब था कि हमारा पक्ष भी सुना जाए जब कोई आप फैसला देते हैं। यानी हमारा पक्ष बोल के जो ममता बनर्जी का पक्ष है वो बहुत मजबूत है और वो इस अपनी बात पर कायम है कि उनको चुनाव से पहले ईडी का इस्तेमाल उनके खिलाफ हो रहा है। तो ये पूरा मामला चुनाव में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला बन करके सामने आया है और इसमें ममता बनर्जी कामयाब हुई है। आज कोलकाता हाई कोर्ट से जो कुछ मतलब निकला है उसका मतलब यही है। अब सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसा ही मतलब निकले, ये देखने वाली बात होगी। मगर ये लड़ाई ममता बनर्जी ने एसआईआर की जो लड़ाई है उसको बहुत एक ऊंचाई तक वो ले गई है। और अभी जो आपने बताया कि 50 से ज्यादा बीएलओ ने इस्तीफा दिया है, मुझे लगता है ये बंगाल से ही जुड़े हुए होंगे। ये बंगाल के ही हैं, बंगाल से ही, बंगाल ऐसा ही। तो बंगाल में अगर बीएलओ इस्तीफा दे रहे हैं, इसका मतलब वो समय याद कीजिए जब एसआईआर के दौरान बीएलओ आत्महत्या कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, दूसरी जगहों पर, और अब वो आत्महत्या का दौर रुका तो अब बीएलओ इस्तीफा दे रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके ऊपर कामकाज का दबाव बहुत ज्यादा है। और ये दबाव किस रूप में दिखता है कि निश्चित समय सीमा के भीतर आपको काम करना है और बिना रोज निर्देश बदलते हैं, उनके पास कोई दिशा निर्देश नहीं होता है और एक ही काम को बार बार करना पड़ता है। फिर भी जिस अफसर के प्रति जवाबदेह हैं वो अफसर संतुष्ट नहीं होते। ये सारी चीजें जो हैं उनको कामकाज की तकलीफें बढ़ाने वाली हैं।
तो उत्तर प्रदेश में भी लगभग 4 करोड़ लोग जो है इससे बाहर हैं, एसआईआर से बाहर हुए हैं एसआईआर के जरिए, और पूरे देश में ये प्रक्रिया चल रही है। तो एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया के तौर पर सामने आया है जो चुनाव को प्रभावित कर रहा है, अपोजिशन की जीत की संभावना को खत्म कर रहा है। तो पश्चिम बंगाल चूंकि इस फेज में वो प्रदेश है जिसको बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है, और ममता बनर्जी इसके लिए प्रतिबद्ध है, और बाकी किसी भी मुख्यमंत्री और किसी भी रीजनल पार्टीज के नेताओं के मुकाबले ममता बनर्जी एक जोरदार प्रतिरोध दे रही है। वो सत्ता में है, इस वजह से भी ये प्रतिरोध बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से बीजेपी को चुनाव में जिस तरह से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल और चुनाव आयोग का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, उसके खिलाफ एक बंगाल उदाहरण बनकर के सामने आ रहा है कि उनके मंसूबों को वो कामयाब नहीं होने देगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दो हमारे साथी जुड़ गए, प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए और सुमन भट्टाचार्य जी भी जुड़ गए हैं। जरा सुमन जी आपके पास आना चाहता हूं, जल्दी से आपका स्वागत है आप दोनों का। और क्या कुछ हुआ सुमनदा, वहां पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ हो रहा है, और आज चूंकि 9 तारीख को जो सुनवाई थी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वहां तो बवाल मच गया था, काफी भीड़ जुट गई थी, सुनवाई नहीं हो पाई और जस्टिस सुब्रा घोष के कोर्ट में। लेकिन आज बाहर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, भीड़ अंदर नहीं थी, उतने लोगों को ही बुलाया गया था जितने लोग उस कार्रवाई में, सुनवाई में हिस्सा लेने वाले थे। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या रहा, क्या कुछ रहा, हम लोगों ने लाइव जरूर किया था, लेकिन चूंकि आंखों देखी आप वहां हैं तो आपसे बेहतर और कौन बताएगा इसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले चुनाव में, टीएमसी के मनोबल पे, बाकी चीजों पे अपनी बात रखिए प्लीज। जहां पे खड़े हैं दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी जो भाजपा बोलता रहता है लेकिन कर पाएगा कि नहीं वो दूसरा बात है, वो है आर्टिकल 356 या प्रेसिडेंट्स रूल। अगर वो नहीं कर पाता है तो अभी आज के बाद तृणमूल इतना उसका जो आप जो बात बताया, जो जितना स्पिरिट उनका ऊपर चला गया, उसको उससे उलझना भाजपा के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्यों मैं ये बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। ईडी ने आज हाईकोर्ट में जो बताया उसका पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट कि उन लोगों ने कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट उन्होंने आईपैक के दफ्तर से नहीं लाया। उन्होंने आईपैक के दफ्तर से कोई भी डॉक्यूमेंट, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, कोई भी डॉक्यूमेंट आईपैक के दफ्तर से या प्रतीक जैन के घर से नहीं लाया या नहीं सीज किया। तो इसका मतलब राजीव जी होता है जो दिल्ली से इंडिगो की 2 प्लेन भर के जो ईडी ऑफिसर कलकत्ता में आए थे, उन लोगों ने प्रतीक जैन के घर पे सुबह ब्रेकफास्ट खाने के लिए गया था, और तो कोई कारण नहीं हो सकता। अगर कोई पेपर उन्होंने नहीं जब्त किया तो उन्होंने सुबह जरूर प्रतीक जैन के घर पे ब्रेकफास्ट खाने के लिए गया। और जो लोग आईपैक के दफ्तर में गया वो लोग शायद कंप्यूटर सीखने के लिए गए थे कि कैसे एआई को यूज करना पड़ता है। इसके सिवा तो ईडी का कोई काम नहीं रहा। अगर उन्होंने उसके पास कोई भी पेपर जब्त नहीं किया तो क्यों गया था प्रतीक जैन के घर पे, इसका कोई कारण नहीं है। और ईडी ने खुद उस मामले को 3 दिन पीछे ठेल दिया। वो बोला कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो मामला वही केस चल रहा है तो उनको नहीं होना चाहिए। देखिए 2 चीज, क्योंकि आपके हेडलाइन में नहीं देखे, मैंने देखा बंगाल में बवाल, तो 2 चीज बंगाल में बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। एक भाजपा की जो लीडर्स है, जो एमएलए है, उसके लिए भी आज बहुत सारे इंसिडेंट हुआ। वो सारे जगह पे जाके फॉर्म 7 जमा कर रहे हैं, ठीक है। कल पिछला दिन बांकुरा के हमारे झारखंड के लागू एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पे एक गाड़ी में 4000 फॉर्म 7 मिला, ठीक है। तो फॉर्म 7 आपको मालूम है क्यों लगता है, क्योंकि किसी का कैंसिल करने के लिए। देखिए मैं एक बंगाली हूं, मैं खुद एक बंगाली हूं। मैं बंगालियों के बीच
1924 के बाद बंगालियों के बीच इतना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं देखा। जो 4000 5000 फॉर्म लेके कोई जा रहा है गाड़ी खड़ा करके दूसरे का कैंसिल करने के लिए। तो इतना एंटरप्रेन्योर बंगाली भाजपा को मिल गया। ये देख के मेरे को राहुल गांधी का बात याद आया, जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जो कर्नाटक की एक असेंबली में 7000 ऐसे लोगों को गिराया गया, निकाल दिया गया वोटर लिस्ट से, जो लोग जो बाहर से करा गया और वो ऑब्जेक्शन सारा बाहर से आया। ठीक जी। तो आपको और मेरे को ये समझना पड़ेगा जे भाजपा क्या करना चाहता है। भाजपा अपना जितना उनका नेटवर्क है, जितना स्ट्रेंथ है, पूरा उसको लगा दिया है कि ये फॉर्म 7 डालने के लिए। और टीएमसी का जो आरोप है, आज नदिया में एक इंसिडेंट हुआ जहां पे भाजपा के लोग बाहर की स्टेट से गाड़ी लाया और आदमी भी आया जो फॉर्म 7 डाल रहा था। वहां पे टीएमसी के जो सपोर्टर्स है उनके साथ भाजपा के सपोर्टर लोगों का काफी हाथापाई हुआ, ये सब हुआ। लेकिन दो चीज मेरे को सबके बाद मेरे को बहुत आश्चर्य लगता है। एक जो इतना एंटरप्रेन्योर बंगाली कहां से भाजपा को मिल गया, जो एक बंदा 4000 5000 फॉर्म 7 लेके खुद का गाड़ी लेके भाग रहा है, जो सारे लोगों को ढूंढ के निकालना पड़ेगा, ये सारा इन्फिल्ट्रेटर है। अच्छा, जब वो फॉर्म निकालता है, वो सारा फॉर्म में जिन लोगों का नाम है, कोई मुसलमान का नाम बांकुरा में नहीं था, अरुण दास, अमुक चैटर्जी, ये घोष, ऐसा ही नाम था। तो एक हिंदू पार्टी, मैं भाजपा को हिंदू पार्टी मानता हूं, एक हिंदू पार्टी बंगाल से हिंदुओं को निकालने के लिए, वोटर लिस्ट से नाम निकालने के लिए इतना कोशिश दे रहा है। ये भी बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से जो जब हिंदू हिस्ट्री अमित शाह लिखेंगे, बहुत ऊंची तरह से ये जाना चाहिए जो कितने हिंदुओं को वोटर लिस्ट से नाम निकालने के लिए, कितना हिंदुओं ने गाड़ी लेके फॉर्म 7 लेके भागता रहा। और ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छा वेब सीरीज या अक्षय कुमार रहे तो एक अच्छा सिनेमा भी बन सकता है कि ईडी के ऑफिसर दिल्ली से आया सुबह इंडिगो में और फिर प्रतीक जैन के घर चला गया ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि कोई पेपर तो जब्त ही नहीं किया। और ये मैं खुद नहीं बता रहा हूं, ईडी का लॉयर हाईकोर्ट में बताया कि हम लोगों ने कोई पेपर जब्त ही नहीं किया, जो पेपर था सारा ममता बनर्जी लेके चला गया। तो ममता बनर्जी के हाथ में तो सिर्फ 2 फाइल थे, 3 फाइल थे, जब प्रतीक जैन के घर से निकाल रहे थे तो क्या सिर्फ तीनों फाइल के लिए, वो जो तीनों फाइल ममता बनर्जी लेके चले गए, उसके सिवाय और कोई फाइल ईडी ने जब्त नहीं किया। सिर्फ प्रतीक जैन के साथ, वो जैन है मेरे को मालूम नहीं है, पूरे बंगाल में तो हम लोग ऐसे सुबह ब्रेकफास्ट नॉनवेज ही खाते हैं, लेकिन वेज ब्रेकफास्ट खाने के लिए क्या अमित शाह ने दिल्ली से भेज दिया, ये मेरे को मालूम नहीं है सर। जी, ये बड़ा अटपटा है, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब ईडी को कुछ मिला ही नहीं, और बार बार मजेदार था आज का जो बहस हो रही थी वहां, और जैसे ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू आए, उन्होंने साफ साफ पहले ही कहना शुरू किया एडजर्न कर दीजिए, क्योंकि ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है। जो ईडी इतनी परेशानी से, सुमन भट्टाचार्य जी आपके पास ही आ रहा हूं, मैं जानता हूं आपके पास समय कम है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपसे 2-3 सवाल ले लूं। और जो ईडी इतनी बिल्कुल शिद्दत के साथ ये लगे हुए कि इस पे सुनवाई कर लीजिए और भाग के आप सुप्रीम कोर्ट आते हैं, वही ईडी आज पहले ही मतलब शुरुआत ही करते हैं इससे कि इसको एडजर्न कर दीजिए, और आप ये कहते हैं कि हमने तो कुछ उठाया ही नहीं, सब कुछ ममता बनर्जी लेके चली गई। अच्छा, इतना ही नहीं, आखिर ये बताइए कि इसको ऑन रिकॉर्ड लेने की गुजारिश भी क्यों की गई होगी? ऑन रिकॉर्ड की गुजारिश, हालांकि डॉक्टर मोनिका गुरुस्वामी थी, मेनका गुरुस्वामी जो वकील हैं टीएमसी की, डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी और कल्याण बनर्जी दोनों थे। तो कल्याण बंदोपाध्याय बनर्जी, वो तो इन लोगों ने जब अपनी तरफ से डिमांड नहीं की, तो ये एसबी राजू क्यों डिमांड रख रहे थे कि आप एक काम कीजिए, आप इसको ऑन रिकॉर्ड ले लीजिए कि हमने नहीं किया है।
हालांकि क्या आपको लगता है कि यह ऑन रिकॉर्ड लेकर यहां ईडी फंस गई है? क्योंकि कल को आप किसी भी ढंग से इसको लीक नहीं कर पाएंगे, किसी भी ढंग से आप कह नहीं पाएंगे कि हां हमने ये लिया है और इनके दस्तावेजों में से ये मिला है, ये तो नहीं कह पाएंगे। बात है उसके साथ जितना अभी सामने आ रहा है, जो लोग आईपैक के ऑफिस में पहुंचे, देखिए आईपैक के खिलाफ क्या इनका आरोप है, जो कोयला स्कैम है उससे आईपैक के पास सीधा पैसा गया था। तो राजीव जी मान लीजिए आपके घर पे कोल का पैसा गया है, कोल स्कैम का पैसा गया और मैं आपके घर पहुंच गया लेकिन मैं आपके घर पहुंच के आपके फिनेंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पूछ रहा हूं राजीव जी आपके शो में कौन कौन गेस्ट आता है, अच्छा उन गेस्ट को कैसे पता चलता है उत्तर प्रदेश में क्या इलेक्शन होगा, अच्छा उस गेस्ट को कैसे पता चलता है यूपी में क्या चल रहा है। तो मेरे को आपकी फिनेंस के ऊपर नजर है या आपका पॉलिटिकल सर्वे के ऊपर नजर है? अभी तक मैं कोट करना ही चाहता हूं न्यूज मिनट का जो स्टोरी आया है, जो स्टोरी सीधा सीधा आईपैक की जितने लोगों के साथ ईडी का इंटरोगेशन चल रहा था उसमें जो बात आया है वो बात से सीधा जाहिर होता है ये कोल स्कैम के लिए उन लोगों के पास पहुंचा नहीं था। अगर कोल स्कैम के लिए पहुंचता तो मैं तो उसके कोल स्कैम के बारे में पूछूंगा, आपका पैसा कहां से आता है, आपका फिनेंस की हेड को बुलाओ, आपका फिनेंस मैनेजर को बुलाओ, आपका कौन सा बैंक में अकाउंट है, नहीं पूछा। ईडी ने उन लोगों को पूछा, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, आपका जो पॉलिटिकल सर्वे होता है वो कौन सा सर्वर में रहता है और उस सर्वे डिपार्टमेंट का हेड कौन है और वो सर्वे कैसे हुआ जाता है, कितने सीट आपको लगता है बंगाल में क्लोज सीट है। तो ये तो कोल स्कैम से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन नहीं है। ममता बनर्जी के खिलाफ जो ईडी का आरोप है, जो फाइल लेके वो निकल गई, उस फाइल में 125 ऐसे सीटों के बारे में इंफॉर्मेशन था जहां पे कॉन्टेस्ट क्लोज है और शायद टीएमसी को अपना कैंडिडेट ड्रॉप करके दूसरा कैंडिडेट लाना हो सकता है। और अगर टीएमसी का कुछ बागी लीडर को भाजपा अपने दल में, अपने पार्टी में खींच ले तो क्या हो सकता है। ये सारा सर्वे और ये जो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन उस फाइल में था। तो मेरे को या शायद सबको ईडी के जो ऑफिसर लोग हैं उन लोगों को भी ये सब पूछने में तो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो लोग इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए इंटरोगेट करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल ऑफेंस के लिए, ऑफेंस से अगर मानता हूं अमित शाह के मुताबिक, तो ये इंटरोगेशन बहुत कैसा लगता है। इसीलिए शायद ईडी जब अब हाईकोर्ट में अपना दाखिला दिया, उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड कहा जो हम लोगों ने कुछ नहीं लिया। तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली पूछा जाना चाहिए, तो ईडी क्यों पहुंचा था। ममता बनर्जी तो सिर्फ 3 फाइल लेके निकल गई और आईपैक के जो दफ्तर है वहां से तो ममता बनर्जी ने बहुत कम फाइल लिया। तो ईडी ये पूरा जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें क्या किया, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। ये सिचुएशन ऐसे हो गया जैसे बेलारूस में इलेक्शन होता है ना, ऐसा इलेक्शन हो रहा है कि बंगाल में अभी भाजपा का ये पूरा जितना उनका स्ट्रेंथ है, पूरा स्ट्रेंथ उन्होंने लगा दिया है फॉर्म 7 दाखिल करने के लिए। अच्छा, फॉर्म 7 से आप क्यों वो कर लो। मैंने कल भी बताया एक चैनल में, आज भी मैं जानना चाहता हूं, ये बिल्कुल राहुल गांधी का वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 7000 जो वोटर है उनको निकालने की जो साजिश था, वही साजिश बंगाल की जितने क्लोज कॉन्स्टिट्यूंसी वो सारा जगह पे वही साजिश रचा जा रहा है। तो भाजपा का ये 2 कोशिश है, एक जो आईपैक के जरिए उन्होंने कोशिश किया था, जो तृणमूल का जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, जो बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट की सीट है, वहां पे क्या तृणमूल करना चाहते हैं और वहां पे तृणमूल का तृणमूल के अंदर कौन कौन ट्रोजन होर्स है जिनको निकाल लेने से भाजपा को पॉलिटिकल एडवांटेज मिलेगा। और दूसरा बात है, भाजपा की जितना ग्राउंड स्ट्रेंथ है, आज अगर अभी
आपने कोई भी बंगाल की चैनल देखेंगे तो देखेंगे बर्धमान में, बांकुड़ा में, नदिया में, सारा जगह पे ये हाथापाई चल रहा है तृणमूल और भाजपा के बीच, क्योंकि भाजपा और फॉर्म 7 इतना एंटरप्रेनर बंगालियों को लेके वो फॉर्म 7 डालने के लिए जा रहा है और तृणमूल उसको रोकने के लिए कोशिश कर रहा है। मैंने ये कभी नहीं देखा। लेकिन एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और टीएमसी दोनों एसआईआर को लेकर दोनों का रुख एक ही दिखाई देता है। ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि एसआईआर में गड़बड़ी है और भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि एसआईआर में गड़बड़ी है। देखिए, अगर भाजपा कहता है गड़बड़ी है तो मेरे समझ में नहीं आता तो भाजपा की जो बंदे हैं, गणेश कुमार जी, वो क्या कर रहा है। देखिए, पिछला जो इलेक्शन कमिश्नर था शायद राजेश कुमार, उन्होंने वो तो जो शायरी रात को लिखते थे, राजीव कुमार, हाँ राजीव कुमार, वो शायरी सुनाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर कोई पूछा जो हेट स्पीच के बारे में इलेक्शन कमीशन का क्या रवैया है, वो शायरी बताते थे। और गणेश कुमार आजकल पूरा दिन एक ही काम बोलता है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। अच्छा, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के बारे में अगर आप मेरे को अलाउ करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक स्टोरी से आपको पता चल जाएगा। अमर्त्य सेन को इन लोगों ने नोटिस दे दिया। क्यों अमर्त्य सेन को नोटिस दिया? क्योंकि अमर्त्य सेन का मां अमिता सेन, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन डेटा, 15 जब उनके अमिता सेन की उम्र 15 थी तो उन्होंने अमर्त्य सेन को जन्म दिया। अच्छा, 1914 में ऐसा होता भी था, 15 साल में मां लोग बच जाती थी। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में क्यों आया? क्योंकि एक्चुअली अमर्त्य सेन्स मदर वाज बोर्न इन 1914, नॉट 1918। लेकिन अगर किसी को बंगाली नंबर आता है तो बंगाल में जो हम लोग 4 लिखते हैं उसको अंग्रेजी में 8 दिखता है, ठीक है। तो 1914 को जब उन्होंने कंप्यूटर में डिजिटाइजेशन किया तो 1918 बन गया। तो गलती किसका है? गलती है इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि आपने 4 को 8 पढ़ा आपका डिजिटाइजेशन के जरिए। लेकिन इसके लिए आपने अमर्त्य सेन को नोटिस भेज दिया। अच्छा, और एक मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शो में कोई मुसलमान नहीं है लेकिन आपके शो में तो बहुत मुसलमान दर्शक रहते हैं। जो मुसलमान वो महाभारत का क्लाइमैक्स देखा था, वर्ल्ड कप की फाइनल में मोदी जी का यहाँ पे सर रख के मोहम्मद शामी हमारा फास्ट बॉलर रो रहा था, उसको भी नोटिस भेज दिया। मोहम्मद शामी इतना नरेंद्र मोदी के यहाँ पे सर रख के रोया, लेकिन उसको भी नोटिस मिल गया। तो आप बताइए जे किनको आप नोटिस भेज रहे हो और क्या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आप देख रहे हो? यह लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो ऐप जिसके लिए तृणमूल ने बहुत शोर मचाया कि सीमा खन्ना जो ऐप बनाया, जो ऐप को गणेश कुमार बोल रहे हैं ये ऐप ग्राउंड में सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, वो ऐप बंगाल में तो एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ ही है। मैं आज इलेक्शन कमीशन की थोड़ा सा डेटा चेक कर रहा था। मध्य प्रदेश में उन्होंने 2.5 करोड़ ऐसे वोटर को डिटेक्ट किया जिनको ये ऐप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ऐप अच्छा ठीक ठाक वोटर नहीं मानता है। तो ये सारा हो रहा है वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ऐप से, क्योंकि गणेश कुमार ने अपना बॉस अमित शाह को बता दिया कि मैं 2 महीने में 2 साल का काम कर दूंगा। तो उसमें जो प्रॉब्लम हो रहा है वही हो रहा है सर। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। जल्दी से एक सवाल प्रशांत टंडन जी से लेता हूं। प्रशांत जी, आप इसको कैसे देखते हैं? ईडी का मामला और सुप्रीम कोर्ट में कल है सुनवाई, कल फर्स्ट हाफ में सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, वो खबर भी आ गई है, लेकिन उस 2 जजों की बेंच है इधर सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उधर आज जो कुछ हुआ है इससे कितना यहाँ मनोबल बढ़ा होगा टीएमसी का आपके हिसाब से, और कितना यहाँ मनोबल टूटा होगा बीजेपी का? मैं ईडी की बात भी नहीं कर रहा हूं। देखिए, बीजेपी से बड़ा सेल्फ गोल हो गया था, अब उस सेल्फ गोल की रिपेयरिंग हो रही है। आज आप देखिए कि ईडी डिफेंसिव क्यों था कोर्ट में। डिफेंसिव इसलिए थे कि उन्होंने अगर सख्त कार्रवाई की मांग की होती ममता बनर्जी के खिलाफ तो फिर वो एक ममता बनर्जी को पॉलिटिकल टूल दे देते।
वो डिमांड कर सकते थे कि जी हमारे दफ्तर में वो घुस गई, ट्रेसपास किया और वो उन्होंने हमारे काम में रुकावट पैदा की, तमाम बातें वो कह सकते थे, लेकिन नहीं कहा। अब जहां तक डेटा की बात है राजीव जी, मैं आपके कोई मेरे घर में आए और मेरे लैपटॉप, वो 10 लोग आ जाए और मेरे लैपटॉप से पेन ड्राइव से डेटा निकाल लें, तो मेरा कंप्यूटर तो यहीं रखा हुआ है मेरे घर पे, कुछ तो गया नहीं। आप कह सकते हैं हम कुछ लेके नहीं गए, तो अभी तो इसकी जांच होनी चाहिए कि वास्तव में क्या लेके गए। सुमन जी की बात बिल्कुल साफ है, सीधी बात है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कोयला स्कैम के लिए वहां गया ही नहीं था। ये जो सुबह सुबह फ्लाइट पकड़े गए थे, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन निकालने गए थे तृणमूल कांग्रेस की। ईडी जो है वो बीजेपी का काम कर रहा था, साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो, और उनका पॉलिटिकल डेटा वो चोरी करने गए थे वहां पे, और मेरा तो अनुमान है कि वो उन्होंने कर भी लिया होगा। लेकिन जो कुछ उनको मिला, ममता बनर्जी एक लैपटॉप और 2 फाइल लेके वहां से आई हैं, उसके अलावा वहां पे कुछ अगर मिला होगा तो उनको मिला होगा, लेकिन वो कोर डेटा उसी में था। तो एक बड़ी पॉलिटिकल चूक हो गई। अब बीजेपी इसको रिपेयर कैसे करेगी ये देखना होगा। और मैं अभी से कह दूं कि कल सुप्रीम कोर्ट में भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सॉलिसिटर जनरल दोनों बहुत डिफेंसिव होंगे, उस मामले को रफे दफे करेंगे, लेकिन वो इतना ज्यादा कपड़ा फट गया है कि उसको रफू नहीं हो सकता। ये दिक्कत हो गई। वो एक चुनाव की शुरुआत में आपने एक बड़ा सेल्फ गोल किया, और अब दूसरी चीज ये है कि देखिए एसआईआर, इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है, बिहार में जो किया उसने, अभी तमाम सारे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बिहार में किस तरीके से इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया। पश्चिम बंगाल में भी ये हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को किसी भी प्रकार का बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिल सकता है। ये एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही बीजेपी के लिए इलेक्टोरल रोल बनाने के लिए की गई है। उसमें ममता बनर्जी ने संघर्ष कर दिया, वहां पे कई सारे हेल्थ सेंटर बना दिए, बीएलओ इस्तीफा दे रहे, तमाम बीएलओ ने आत्महत्या की या उनकी मौत हो गई, ये सब हो रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये जो काम कर रहा है पर्दे के पीछे, उसका असर तो हमको चुनाव के नतीजों के बाद ही दिखाई देगा कि इलेक्शन कमीशन ने इस लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को कितना अंदर से डैमेज कर दिया है। लेकिन ये निश्चित तौर पे बीजेपी की एक बड़ी भूल थी, और आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि दूसरी एक बड़ी भूल कल भी हुई, हम लोगों ने चर्चा की थी। बहुत बड़ा सेल्फ गोल हुआ है चाइनीज पॉलिटिकल पार्टी को, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को बीजेपी और आरएसएस के दफ्तर में लाके फोटो खिंचाने का, उस पर भी बात करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। जरा फिर से सुमन भट्टाचार्य जी आपके पास आता हूं, फिर आता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुमन जी, क्या यहाँ पे आप भी मानते हैं ये सेल्फ गोल है, और क्या हम सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद कर रही होगी टीएमसी इस वक्त? मैं आपका दूसरा क्वेश्चन का पहले आंसर करना चाहता हूं। मेरे को माफ कीजिएगा, मेरे को आजकल भारत की कोई भी कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है, तो टीएमसी सुप्रीम कोर्ट में क्या उम्मीद करेगा मेरे को पता नहीं है सर। क्योंकि मैं जितना देखता हूँ, और हमारा बंगाल का एक्सपीरियंस भी बहुत खराब है। एक अभिजीत गांगुली निकला, उसके बाद एक जस्टिस दास निकला, जो दोनों ने खुलेआम गॉडसे का सपोर्ट किया। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन है, मेरे ख्याल से ये मेरा सोच है, जो ममता बनर्जी बीइंग ए स्ट्रीट फाइटर, उन्होंने एक दान चाल दिया। आपका अगर ताकत है मेरे को अरेस्ट करो, आपका अगर पावर है, आपका गाट्स है, बंगाल में 356 लगाओ। अगर नहीं लगा पाते ये दोनों में कुछ भी, तब हर वक्त मैं बंगाल की एग्जाम्पल देके ईडी को ऐसे ही मुकाबिला करूंगा।
अगर मैं इसको एस्टेब्लिश कर दिया कि ईडी एक चोर है, ईडी एक भाजपा का एजेंट है, तब तो मेरे को और मेरा पॉलिटिकल पार्टी को इसी लाइन पे आपको अटैक करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, ममता बनर्जी ने खुलेआम ईडी को चैलेंज किया है। ईडी का बात अगर मान लेते, ईडी से फाइल लेके निकल गया तो ईडी को आइदर ममता बनर्जी को अरेस्ट करना पड़ेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट को बंगाल में 356 करना पड़ेगा। इससे नीचे कुछ नहीं है। अगर इससे कुछ भी नीचे गया, जैसे आपने आज बताया, आज हाईकोर्ट में ईडी वापस चला गया, इससे नीचे कुछ भी गया तो ममता बनर्जी के लिए एडवांटेज है। जे मैंने तो तुमको तुम्हारा औकात दिखा दिया और ये भी पब्लिकली बताया जे तुम चोर हो। तुम भाजपा के लिए जो टंडन साहब बोल रहे थे, तुम भाजपा के लिए चोरी का काम करते हो। मैं ये बताने के बाद भी ईडी का हिम्मत नहीं हुआ मेरे को अरेस्ट करने के लिए, और अमित शाह का हिम्मत नहीं हो अगर होगा बंगाल में 356 जारी करने के लिए, तो भाजपा को इलेक्शन भाजपा कैसे फेस करेगा? आपका जो मेन एजेंसी है जिसको आप बोलते हैं, जो लगभग दुर्नीति करप्शन के खिलाफ बीजेपी का डोनाल्ड ट्रंप कभी भी किसी को जाके हेलीकॉप्टर से उठा ले आ सकता है, उसको अगर आप खुलेआम नंगा कर दो और उसको बताओ कि वो चोर है, वो फाइल चोरी करता है, वो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन चोरी करता है, इसके बाद अगर आप ममता बनर्जी का अरेस्ट नहीं करा सकते हो तो आपका पॉलिटिक्स कहां पे खड़ा है? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस पॉलिटिक्स को समझने की जरूरत है। और लेकिन क्या आपको लगता है कि यहां से अब ममता बनर्जी थोड़ा और मजबूत होकर उभरी हैं? मजबूत होकर तो उभरी है। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, जब भी आपके शो में आया हूं, मैं गांधी जी का भक्त हूं। ये गांधी जी का पॉलिसी है। आप अपना डेमोन्स्ट्रेशन को इतने आगे ले जाओ, आइदर इफ यू आर ब्रिटिश यू विल फायर ऑन मी, यू हैव नो ऑप्शन मेरे को मारने के सिवाय, नहीं तो मैं अपना एजेंडा को आगे आगे बढ़ाते इतना ले जाऊंगा, मैं आपको पूरा इरेलीवेंट कर दूंगा। देखिए, अब मैं फिर से बता रहा हूं, अगला 3 महीने में अगर ममता बनर्जी को भाजपा ने अरेस्ट नहीं कर पाया और बंगाल में प्रेसिडेंट नहीं रूल कर पाया, तो जो ममता बनर्जी ने किया वही कल तेलंगाना में कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर भी करेगा। उसके बाद जिसका हिम्मत रहेगा, डीएमके का स्टालिन भी वही करेगा। क्यों नहीं करेगा? मैंने तो दिखा दिया हूं कि ईडी एक चोर है, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, लेकिन ईडी एक चोर है और वो भाजपा के लिए काम करता है, तो उसके साथ उछलने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए यही एक तरीका है, उसके साथ सीधा भिड़ जाओ। एक रास्ता, अलग रास्ता ममता बनर्जी ने खोल दिया है। अब इसके पास, अब सरकार के पास, ईडी के पास 2 ही रास्ता है, या तो वहां 356 लगाओ और या गिरफ्तार करो ममता बनर्जी को। अगर आप नहीं कर पाते हो तो ममता बनर्जी सही है। अगर आप नहीं कर पाते हो, मैं राजीव जी के शो में आके राजीव जी का टाई खींचा, इसके बाद भी अगर राजीव जी मेरे को शो में बुलाता है तो राजीव जी का प्रॉब्लम है ना, मेरा प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ममता बनर्जी ने तो ईडी को चोर बता दिया। इसके बाद अगर ईडी और ममता बनर्जी एक साथ एग्जिस्ट करता है और फिर से अगर ईडी किसी के घर पे ब्रेकफास्ट खाने के लिए पहुंच जाता है, तो ममता बनर्जी तो वहां पे मिठाई खुशी खुशी भेज देगा। आप ब्रेकफास्ट ही खाओ, आपको डॉक्यूमेंट जब्त करने का क्या जरूरत है? सही बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका सुमन भट्टाचार्य जी, जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। अब आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, इसको कैसे आप देखते हैं, कैसे आप इसका विश्लेषण करेंगे कि, और जो बातें यहाँ पर सुमन भट्टाचार्य कह रहे हैं और साफ कि यहाँ कोई विकल्प नहीं है, और विकल्प जो है वो भी बहुत मुश्किल विकल्प है। आज की तारीख में राष्ट्रपति शासन लगाने की तरफ अगर आप जाते हैं, तब
या आज की तारीख में ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने की सोचते हैं, तब ये इन तमाम चीज़ों को देखा जाए और उससे पहले ईडी की कार्रवाई और इस ढंग से सीधा सीधा आज पहली बार इतनी दलीलें ईडी के की अलग अलग जो केसेस, जो पॉलिटिकल केसेस हुए हैं, उसको हम लोगों ने खूब समय समय पे हम लोगों ने उसकी रिपोर्टिंग की है। लेकिन आज कुछ और ही था और इसी एएसजी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू, इनकी काफ़ी दलीलें हम लोगों ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई हैं सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन आज वहां पे ये पहले ही होता नहीं कि फर्स्ट बॉल पे ही आप क्लीन बोल्ड लड़खड़ाते हुए नजर आए और शुरुआत में ही। क्या कारण रहा होगा, यहां क्यों बैकफुट पे ईडी नजर आया? धन्यवाद राजीव जी। इसलिए ईडी बैकफुट पे नजर आया कि ईडी जिसके नाम पर आईपैक के दफ्तर में रेड डाले थे, उसको लेकर कोई उसके पास अभिलेख नहीं है। 2020 का यह मुकदमा है, 2026 में आप ऐन चुनाव के मौके पर वहां रेड डालने जा रहे हैं। गोया कि आप उस मामले की तहकीकात करने नहीं जा रहे हैं, उस राज्य में चुनाव को प्रभावित करने के लिए जा रहे हैं। अगर आपको कोल स्कैम से जुड़े हुए आपके पास अभिलेख होते, 20 साल से आप 2020 से लेकर के 26 तक 6 साल से तो आप बैठे हुए नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो आप काम कर रहे होंगे, क्योंकि आपका ही काम है, जांच कर रही है, आपका काम है। ये 6 साल का पहले का मुकदमा है या जांच चल रही है, तो आपने कुछ तो तथ्य एकत्रित किए होंगे। और अगर आप तथ्य एकत्रित किए होते तो आपको अचानक चुनाव के मौके पर वहां जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके पहले आप चले गए होते। आप 25 में चले गए होते, 24 में चले गए होते और आईपैक के खिलाफ कार्रवाई कर लेते। लेकिन आपको भी पता है, ईडी को यह पता है कि उस मामले में आप आईपैक के खिलाफ कोई भी तथ्य आपके पास नहीं है, कोई अभिलेख नहीं। आप गए थे चुनाव को प्रभावित करने के लिए, जो आरोप लगाया ममता बनर्जी ने, और उस वजह से जब आपके पास उस पूरे प्रकरण में कोई अभिलेख, कोई बताने के लिए न्यायालय के पास नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? तो ममता बनर्जी का जो आरोप है वो सही साबित हो रही है कि यह केवल हमारे जो डॉक्यूमेंट है, चूंकि यह आईपैक टीएमसी का आईटी का प्रभारी के रूप में काम करता है, तो जो टीएमसी के पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन है उसको लेने के लिए आए थे। और सवाल सही है, अगर ईडी अपने मजबूत फुटिंग पे खड़ी होती तो वो न्यायालय को ये बताती कि बिल्कुल नहीं, हम कोल स्कैम के लिए गए थे और ये चीजें ऐसी मिली है मेरे पास, ये बद लिफाफे में हम न्यायालय को दे रहे हैं जिसमें आईपैक संलिप्तता नजर आती है। वो तो कुछ नहीं बता पाया क्योंकि आपके पास कुछ ही नहीं है बताने के लिए। तो पॉलिटिकली जो ममता बनर्जी ने जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, उसमें वो कामयाब रही और यह कहने में कामयाब रही कि ईडी केवल पॉलिटिकल एजेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी के का काम कर रहा है, एक जांच एजेंसी के रूप में काम नहीं कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय भी कई बार इनसे कह चुका है कि आप राजनीतिक लड़ाइयों में भागीदार क्यों हो जाते हैं, क्या आपकी कौन सी मजबूरी है? ईडी से पूछ चुका है, उसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। जो गतिविधियां चल रही हैं पूरे देश भर में कि जिस राज्य में चुनाव होता है ईडी वही सक्रिय हो जाती है, ये तो न्यायालय के संज्ञान में भी है। आप दिल्ली के चुनाव देख लीजिए, जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किया गया। आप झारखंड को देख लीजिए, जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। कब गिरफ्तार किया गया? जब चुनाव था। अगर आपके पास अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के पास मजबूत तथ्य थे तो चुनाव के पहले गिरफ्तार कर लेते, चुनाव के मौके पर क्यों गए? तो यह बात तो एक आम जनमानस में है कि ईडी का प्रयोग इसी कारण से हो रहा है। और यह जो एक परसेप्शन बना है, यह बेमतलब भी नहीं है। स्थिति यह है कि ईडी के मामलों में जो कन्विक्शन रेट है वो 1% भी नहीं है, 0.07% है। कौन सी जांच करते हैं भैया? आप इस देश की प्रीमियर एजेंसी हैं। 1000 मामलों में से 100 मामलों में से केवल 5 मामले आप कोर्ट में लेके जाते हैं, और जिसमें भी प्रभावशाली लोग जिनके खिलाफ आप कार्रवाई किए रहते हैं वो मामले आप वो भी आप लेके नहीं जा पाते। तो ये तो पब्लिक परसेप्शन है जी। इस मामले में जो ईडी का ये मामला पश्चिम बंगाल में कोलकाता में हुआ, मेरा अपना मानना है कि ममता बनर्जी को एक जबरदस्त पॉलिटिकल लीड मिली है। ममता बनर्जी वैसे भी भारतीय जनता पार्टी से आगे थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी जो कुछ भी एक एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान ममता बनर्जी को झेलना पड़ता, उससे वो बाहर निकलती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कोई माहौल नहीं बना पाई।
केंद्रीय एजेंसियों की बदौलत आप ममता बनर्जी के खिलाफ राजनीति नहीं कर सकते। अगर आप 356 लागू कर देंगे, वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी आत्महत्या कर लेगी वहां। फिर इसको उम्मीदवार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे तय करना पड़ेगा इनको। यह बहुत बड़ी राजनीतिक चूक होगी। ईडी भेज करके जो उन्होंने एक आत्मघाती कदम उठाया है, उसका ही विस्तार होगा अगर वो राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। क्यों कि जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो इसको स्वीकार नहीं करती, इसलिए नहीं। यही इस आधार पे आप कह सकते हैं कि जब से 3 टर्म से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, हाल के वर्षों में कोई भी बड़ा विरोध प्रदर्शन इस सरकार के खिलाफ आपको नहीं दिखाई पड़ा। जो मेडिकल कॉलेज, 2 मेडिकल कॉलेजों की घटना हुई, अगर आप उनको छोड़ दें, जी, उनको भी भाजपा में ममता बनर्जी की सरकार ने बड़ी मजबूती के साथ और साहस के साथ लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात कही और अपने आप को संकट से बाहर निकाल लिया। गवर्नेंस के मुद्दे पर कोई पश्चिम बंगाल में स्थिति नहीं है कि आप राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे और वहां की जनता एकदम फुल माला लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ी हो जाएगी। नहीं, आपने बहुत बड़े एक संकट से हमको निजात दिला दिया, एक ऐसे रिजीम से हमको आपने निजात दिला दिया जो गवर्नेंस के नाम पर बहुत विफल है। ये स्थिति नहीं बनने वाली। तो 356 लागू भी करते हैं आप, तो वहां का जो जनादेश है ममता बनर्जी के साथ, वो उसके साथ मजाक होगा, वो भी आप नहीं कर सकते। और ईडी अगर आगे की कार्रवाई नहीं करती, तो जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि आप एक राजनीतिक एजेंडे के तहत गए थे वहां, वो साबित होता हुआ नजर आता है। दोनों स्थितियों में ईडी कुछ कर नहीं सकती है। ईडी की स्थिति भी नहीं है कि आप जा करके आप ममता बनर्जी को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, यह भी साहस नहीं जुटा पाएंगे। माने 356 लागू करना भी आपके बूते का नहीं है और ममता बनर्जी की गिरफ्तारी भी आपके साहस का विषय नहीं है, आपका दूर दूर तक। दोनों स्थितियों में ममता बनर्जी का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो मजबूत होता हुआ दिखता है, और इस पॉलिटिकल नैरेटिव का काट बीजेपी के पास नहीं। अगर बीजेपी चाहती है कि वह अगर ममता बनर्जी से मुकाबला करना, तो उसको राजनीतिक तौर पर भी मुकाबला करना होगा, और उनका मुकाबला करने के लिए कोई एजेंडा उसके पास नहीं है। पिछले 5 साल में भी कोई एजेंडा बना नहीं पाई। जिस तरह की जिस बात को अब आगे ले जाना चाहती है, शुभेंदु अधिकारी जो बात कहते रहते हैं, उस आधार पे भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 वर्षों में कोई राजनीतिक विमर्श नहीं बना पाई है ममता बनर्जी के खिलाफ। क्या करेंगे आप? कौन से मुद्दे आपके पास हैं? एसआईआर को लेकर के जो आपने चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की, उसका भी एकदम सड़क पर उतर करके ममता बनर्जी ने मुकाबला किया। जो नाम काटने के प्रयास किए गए, उसको भी भरसक रोकने की कोशिश की, और ये बताने का प्रयास किया कि एसआईआर के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तो एसआईआर को लेकर के भी अगर आप कोई परसेप्शन बनाना चाहते हैं, वो भी संभव नहीं है। तो न तो आप भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मुद्दा खड़ा कर पाए, न कोई राजनीतिक मुद्दा आप बड़ा खड़ा कर पाए। एसआईआर के माध्यम से जो आपने चुनाव प्रभावित करने की कोशिश अगर कर भी रहे होंगे, उसको भी ममता बनर्जी ने बेनकाब किया। ममता बनर्जी सड़क पर उतर करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है। जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, एसआईआर के खिलाफ वो सड़क पर उतरे, ईडी के खिलाफ आप आए, वो भी सड़क पर उतरे। कोई ऐसा विषय नहीं था जिसमें ममता बनर्जी ने अपने आप को बैकफुट पर रखा हो, यह कोशिश की हो कि नहीं हम सीधे सीधे हम नहीं उतरेंगे। हर मामले में सीधे सीधे उतरेंगे। न्यायालय में अगर ईडी गया, न्यायालय में टीएमसी भी गई, और टीएमसी का कोई पदाधिकारी नहीं गया, ममता बनर्जी खुद गई एज चेयरपर्सन तृणमूल कांग्रेस। सर्वोच्च न्यायालय में ईडी है, वहां भी टीएमसी ममता बनर्जी अपने खुद में सामने उपस्थित है। तो आमने सामने खड़ा होकर के जिस तरीके से ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया है, वह उनके राजनीतिक बढ़त का संकेत है पश्चिम बंगाल। और केंद्रीय एजेंसियों की बदौलत राजनीति करने की जो कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वह इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर ममता बनर्जी का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। टीएमसी को कमजोर करके, ममता बनर्जी के ऊपर हमले करके केंद्रीय एजेंसियों की बदौलत वो चाहती है कि वह टीएमसी सरकार का मुकाबला कर लेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। इस पूरे घटनाक्रम में मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने एक राजनीतिक बढ़त हासिल की है, और उसको पाट पाना अभी तत्काल मुझे भारतीय जनता पार्टी के बस में नजर आता नहीं। जी 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 बिल्कुल। लेकिन अमलेंदु जी, आप भी लाइव में थे ही और देख रहे थे, समझ रहे थे क्या चल रहा है। लेकिन ज़रा ये समझाइए कि ईडी ने ये यू टर्न क्यों मारा वहाँ हाई कोर्ट में? क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद लेकर ईडी यहाँ
पहले से बैठा हुआ है? राजीव, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें रही होंगी ईडी को, इसीलिए यू टर्न मारा, या फिर ये हो सकता है कि वो समझ ही नहीं पाए हों एएसजी राजू साहब जो हैं कि दूसरी तरफ से जाल क्या बना गया है। क्योंकि वो तो कहते रहे हमने कुछ नहीं लिया है, ममता बनर्जी लेगी, ममता बनर्जी लेगी। मतलब उनका बार बार जोर जो था वो ये था कि हमने कुछ बरामद नहीं किया है, ममता बनर्जी उसको ले गई उठाकर। और जिस समय ऑर्डर लिखाया जा रहा था उस समय भी वो बीच में हस्तक्षेप कर रहे थे कि इसमें ये भी जोड़ दीजिए कि ममता बनर्जी ले गई। ये उनका जोर था मिला के। तो राजीव जी आज वो यूटर्न लेना नहीं चाहते थे, लेकिन वो जिस तरीके से वहां फंस गए थे, एक तो पहले वो तैयारी के साथ इसीलिए आए थे कि शायद यहाँ से एडजॉर्नमेंट मिल जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा तो राष्ट्रीय स्तर पे जो है उसको भुनाया जाएगा, वहां भी फिर बात होगी। आज भी एक हेडलाइन बनेगी और फिर वहां भी बनेगी, उसके बाद फिर ममता बनर्जी को थोड़ा नुकसान पहुंचाया जाएगा, ये इस इरादे से गए होंगे। लेकिन वहां जो उनके वकील थे दोनों, कल्याण बनर्जी जो थे वो भी राजीव जी सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे वकीलों में गिने जाते हैं, और डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी वो भी बहुत अच्छे वकीलों में गिनी जाती हैं। दोनों, डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी ने आखिर में उनको फांस लिया ये कहते हुए कि अगर ये बार बार यही कह रहे हैं कि साहब हम कुछ लेकर नहीं गए तो ठीक है, हमारी याचिका आप निरस्त कर दीजिए, लेकिन इनके कहने पे इसको ऑन रिकॉर्ड लीजिए कि ये कुछ भी लेकर नहीं गए हैं। तो वो झोंक में मुझे लगता है कह गए कि हाँ आप कुछ लेके नहीं गए हैं, अगर आप इसको रिकॉर्ड पे लेना चाहते हैं और रिकॉर्ड पे ले लीजिए, ममता बनर्जी ले गई। यानी वो शायद ये सोच रहे होंगे कि अगर ये रिकॉर्ड पे आ जाएगा कि ममता बनर्जी ले गई तो हम सुप्रीम कोर्ट से में जाके ये कहेंगे देखिए ममता बनर्जी जो थी वो ले गई, ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज की जाए ईडी के काम में बाधा डालने की। ये उनका मकसद रहा होगा, लेकिन फंस गए वहां जाकर उल्टे, और अदालत जो थी उसने रिकॉर्ड पर ले लिया कि ये कह रहे हैं कि कुछ भी लेकर नहीं गए हैं। अब राजीव जी इसके जरिए दो तीन चीजें हुई। एक तो यू टर्न साबित हो गया कि यू टर्न आप ले लिया। दूसरा, आपकी जबरदस्त तरीके से हार हुई कि आपको जो कहना पड़ा कि हम कुछ लेकर नहीं गए, कहाँ तो वरना फिर आप जो थे मुकदमे कायम करते, यानी क्या क्या करते। तीसरी बात राजीव जी, ये आप समझिए कि ये मान लिया ईडी की तरफ से एएसजी राजू साहब ने कि उन्होंने वो दस्तावेज बरामद किए थे जो ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं, मगर वो दस्तावेज ममता बनर्जी लेगी, ईडी नहीं ले जा पाई, ये स्वीकार किया है। उनका बाबा ये कहना कि हमने कुछ नहीं लिया, ममता बनर्जी ले गई, तो इसका मतलब कि आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपने वो दस्तावेज लिए थे, और आपका कहना यही है कि ममता बनर्जी छीन के ले गई। तो ममता बनर्जी वो ले गई तो आपने स्वीकार कर लिया कि आप वहां आईपैक पर जो छापा डालने गए थे वो आप कोयला घोटाले में नहीं गए थे, वो आप तृणमूल कांग्रेस की स्ट्रेटजी बरामद करने के लिए गए थे कि क्या स्ट्रेटजी है, और जो ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं उसको आज ईडी ने अदालत में साबित कर दिया कि ममता बनर्जी के आरोप सही हैं। अब राजीव जी जब ये पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट में तब वहां क्या बहस करेंगे? यही तो कहेंगे कि साहब ये हमारा इन्होंने काम में बाधा पहुंचाई और हम तो लेकर नहीं आए, ममता बनर्जी लेगी, जो आज रट लगाए हुए थे एएसजी राजू साहब, यही रट सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे। अब अगर ये मान भी लिया जाए राजीव जी, जो उनको भरोसा होगा ईडी को कि सुप्रीम कोर्ट एफआईआर के आदेश दे देगा ममता बनर्जी पे, अगर ये भरोसा है जो उनको समझाया गया होगा रणनीतिकारों द्वारा बीजेपी के, अगर ये एक प्रतिशत मान भी लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि साहब ठीक है एफआईआर दर्ज करो, तो एफआईआर दर्ज करने पे राजीव जी ये सरकारी काम में बाधा डालना ईडी तो गिरफ्तार नहीं करेगी। इसमें गिरफ्तार कौन करेगा? इसमें गिरफ्तार करेगी बंगाल की पुलिस। एक 2 स्टार दरोगा जो है वो उसकी जांच करेगा, और वो जब इसकी जांच करेगा तो जांच क्या करेगा ये सबको मालूम है। अगर 50 बीएलए नौकरी से इस्तीफा दे सकते हैं कि भाई ये आपका एसआईआर जो आप कर रहे हैं ये गड़बड़ है, तो दरोगा क्या करेगा ये भी समझ लेना चाहिए एजी साहब को। तो यानी अपनी जो है थू और कराएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट से ये जोर देते हैं कि साहब ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए, क्योंकि अब तो ये आप दे चुके, ऑन रिकॉर्ड है, आप हाईकोर्ट में कह चुके कि आप कुछ लेकर नहीं आए हैं। तो अगर आप कुछ लेकर नहीं आए हैं तो ममता बनर्जी आपसे लेके आ गई। अगर आप कुछ लेकर नहीं आए तो ममता बनर्जी क्या ले गई? और अगर आप कह रहे हैं कि आप जो लेकर आए थे ममता बनर्जी वो ले गई, तो ममता बनर्जी का आरोप सच हो रहा है कि आप उनके कागजात लेने के लिए आए थे, तो आप सुप्रीम कोर्ट में गिरते हैं। तो कुल मिला के राजीव जी अपने ही बुने जाल में ईडी बुरे तरीके से फंस गई है। अब अमित शाह जी क्या इनका इंतजाम करेंगे हमें नहीं मालूम है। जैसा कि ममता बनर्जी का आरोप है कि वो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के लिए कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल योर होम मिनिस्टर, तो वो होम मिनिस्टर क्या करेंगे ईडी का एसडी साहब का हमें नहीं मालूम है।
ममता बनर्जी के अपने आरोप हो सकते हैं, वो राजनेता है, कुछ भी आरोप लगा सकती हैं, लेकिन अगर ममता बनर्जी के आरोप सही हैं तो फिर क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। कुल मिलाकर जो है, जो आज की परिस्थितियां हैं उसमें साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ईडी के जरिए जो बीजेपी ने जाल बिछाने की कोशिश की थी, उसके जाल में बीजेपी खुद फंसती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी विजयी मुद्रा में आज निकल कर आई है। राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन विजयी मुद्रा में न सिर्फ निकल के आना, अब कल इस पे चर्चा दलीलें पेश की जाएंगी इधर सुप्रीम कोर्ट में, और सुनवाई की तारीख ही नहीं बल्कि अब उसका समय भी आ गया है। फर्स्ट हाफ में इसकी सुनवाई होनी है, 27वें नंबर पर यह केस है जहां सुनवाई होगी। अब देखते हैं कि 27वें नंबर तक ये मतलब इस केस तक पहुंचते पहुंचते जजेस कहीं उठ न जाएं और इसकी सुनवाई आगे न टाल दी जाए, ये भी हो सकता है। मगर इंतज़ार रहेगा, कल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है अगर सुनवाई होती है तो। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट यहाँ ये नज़र आ रहा है, प्रेम कुमार जी ज़रा इसका विश्लेषण आप लोगों के ज़रिए समझना चाहता हूँ। जो अभी बातें कहकर गए सुमन भट्टाचार्य, उसमें से एक बात ये कि कल को तेलंगाना के मुख्यमंत्री या तो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री वो भी अब हिम्मत दिखाएंगे, जो हिम्मत यहां ममता बनर्जी दिखा चुकी हैं। और यहां ईडी ने कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका ईडी ने दाखिल की है उसमें साफ साफ फर्जरी का मामला, उसमें रोबरी का मामला, कि आकर डकैती करके चली गई ममता बनर्जी, आकर ईडी के पास से पूरा लेके चली गई और ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी जाए हमें, और वो भी राज्य से बाहर। ये सारी चीजें अगर सुप्रीम कोर्ट में इन दलीलों, इस याचिका में जो मांग की गई है वो अगर नहीं टिक पाता है तो फिर क्या जो सुमन भट्टाचार्य कह रहे हैं उस दिशा में दूसरे राज्य जाते हुए दिखाई देंगे, जहां ईडी का डर, और खासकर डर की बात नहीं है, अगर आप गलत कर रहे हैं, जांच एजेंसियां आ रही हैं, जांच कर रही हैं, और जो बात है कि हाँ कोयला घोटाले पे जांच करनी है तो बात अलग, लेकिन आप कोयला घोटाले पे तथाकथित तौर पे बात न करके आप पूछ रहे हैं कि आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की फाइल कहां है, तब तो गड़बड़ है मामला। और ऐसे में किस दिशा में फिर जांच एजेंसियां और खासकर जो इसको कितना एक्सपोज होते हुए देखते हैं आप, प्रेम कुमार जी? राजीव जी, ये जो पूरा मसला सामने आया है उसमें चूंकि ईडी एक तरह से, ईडी सीबीआई सब अर्ध न्यायिक संस्था भी होती है, तो उसको एक न्यायालय की तरह भी देखा जाना चाहिए। लेकिन वो हाई कोर्ट में अपील कर रही है और क्या कह रही कि स्टेट से बाहर उनको मुकदमा करने की अनुमति दी जाए, रॉबरी जैसे आरोप लगा रहे हैं वो भी एक मुख्यमंत्री पर। तो इसका मतलब है कि ये आरोप नहीं है, एक तरफ से उन्होंने, ईडी जब ये कह रहा तो ईडी ने मान लिया है कि ऐसा हुआ है, तब वो कोर्ट में गए हैं कि भाई ममता बनर्जी रॉबरी कर रही है, काम में दखल दे रही है, कुछ इस तरह की बात जो असंवैधानिक है वो कर रही है। तो इस निष्कर्ष तक इतनी जल्दी ईडी पहुंच गया एक केस में, ये बात बताता है कि आने वाले समय में अब वो ईडी ममता बनर्जी के शासन काल में कैसे ईमानदारी से काम कर पाएगा। ये आपको याद होगा कि सीबीआई के मामले में पश्चिम बंगाल में भी जो कानून बना और वही तेलंगाना में भी बना था कि भाई बिना अब स्टेट से पूछे हुए सीबीआई एंट्री नहीं कर सके, ये बना था, अभी भी है। अब इस तरह की चीजें अब क्या ईडी के साथ भी होंगी कि अब जो केंद्रीय संस्थानें हैं, प्रीमियर एजेंसीज हैं, उनको किसी स्टेट में काम करने से पहले उस स्टेट की मर्जी जरूरी होगी। ये अब स्टेट के लिए काम करना मुश्किल हो गया है, इसलिए ये स्थितियां बन रही हैं। तो ये टकराव ना हो, संघीय ढांचा मजबूत रहे, इसके लिए सेंटर का इंटरवेंशन भी जरूरी होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन भी जरूरी होता है। लेकिन चूंकि चुनाव ही सब कुछ है, जैसे भी चुनाव जीत लेना है और इसके लिए हमें केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करना है, और इस हद तक इस्तेमाल करना है कि केंद्रीय एजेंसियां स्टेट गवर्नमेंट को अपना दुश्मन मान बैठी है।
ये जो है ये खतरनाक स्थिति है कि ईडी की दुश्मन ममता बनर्जी सरकार, और ममता बनर्जी सरकार समझ रही कि ईडी हमारी दुश्मन की हमें फंसाने आई है, चुनाव में हमारा दुरुपयोग कर रही है, हमारा डाटा चुराने आई है। तो ये पूरी तरह से एक केस नहीं है, ये फेडरल स्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा एक हमला है, उसका प्रमाण है। और ये चुनाव के इर्द गिर्द हो रहा है, इसलिए और ज्यादा खतरनाक है। आम दिनों होता तो एक मामला भर होता, लेकिन ये तो चुनाव है और चुनाव हर स्टेट में होना है। तो क्या हर स्टेट में इसी तरह से केंद्रीय एजेंसियां और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे को दुश्मन मानेगी, एक दूसरे के खिलाफ अदालत में जाएंगी? ये भी मामला है ना कि ईडी बनाम एक स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके न्याय मांग रही है। यानी बहुत नाजुक समय पर, नाजुक स्थिति में है केंद्र और राज्य का संबंध। ऐसे में तो राज्य सरकार का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए। भाई रहे बचने ही नहीं देंगे कि भाई अब केंद्र ही सरकार चलाए, राज्य सरकार की जरूरत क्या है, वो तो केंद्रीय एजेंसियों की दुश्मन है, वो तो काम करने नहीं देती है। तो ये जो इस मोड़ पर जो बात लाई गई है, ये चुनाव विरोधी है। चुनाव जीतने से ज्यादा खतरनाक बात हम बोल रहे हैं। ये इलेक्शन नहीं हो, इलेक्शन होगी तो फिर ममता जीत के आ जाएगी, फिर जीत के आ जाएगी तो ईडी को काम करने नहीं देगी, इसलिए ममता को जीतने ही ना दो, यानी चुनाव ही ना होने दो। तो ये जो बात को वहां तक ले जाया गया है कि चुनाव का मतलब ही खत्म हो जाए। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उस दिशा में चुनाव का मतलब खत्म हो जाए, लेकिन उससे पहले जांच एजेंसियों का जो डर है, क्या वो खत्म होने की तरफ है? प्रशांत टंडन जी, ये फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। देखिए राजीव जी, बड़ी सिंपल सी बात है। भारत की संवैधानिक लोकतंत्र को बचाने के लिए कुछ भी करना चाहिए। अगर जांच एजेंसियां पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव कर रही हैं, तो जांच एजेंसियों के साथ यही बर्ताव होना चाहिए जो ममता बनर्जी ने किया। पॉलिटिकल बात यह है, इसमें कोई, ये ऐसा दौर है राजीव जी जिसमें कि हम बहुत क्लिनिकल होके गोल मोल तरीके की बात नहीं कर सकते। जी, हुआ दरअसल ये है कि मोदी और अमित शाह में कोई बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस का कोई सवाल नहीं है। मोदी और अमित शाह, इन दोनों लोगों ने लकड़ी समझ के गर्म लोहा उठा लिया है। आप उससे जितना जल्दी पिंड छुड़ाना चाहते हैं कि जितना जल्दी वो छूट जाए हाथ से, इसीलिए डिफेंसिव थी आज ईडी। और कल सुप्रीम कोर्ट में भी राजीव जी यही होगा कि ये मामला किसी तरह से बंद हो जाए, ये चैप्टर ही क्लोज हो जाए। अब जो ईडी का आरोप है, वो ईडी का आरोप क्या है? मतलब कि ममता बनर्जी ने चोरी कर ली। ममता बनर्जी ने कहां से चोरी की? ईडी के किसी अधिकारी के घर से चोरी की क्या? वो फाइल कहां थी? क्या ईडी के दफ्तर में थी वो फाइल? ममता बनर्जी अपने पॉलिटिकल कंसल्टेंट के घर या उसके दफ्तर गई, तो उनका एसोसिएट है, वो जा सकती हैं, वहां से कुछ भी ला सकती हैं। वो तो उनको हायर किया हुआ इसी काम के लिए। जी, तो ये चोरी कहां से है? क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उस प्रीमाइसिस को सील किया हुआ था? वहां पे कोई केंद्रीय एजेंसियां लगी हुई थी, उसको सील कर दिया गया था? कोई मजिस्ट्रेट के ऑर्डर थे कि यहाँ पे कोई नहीं घुसेगा? भाई आप अपना काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी के पॉलिटिकल कंसल्टेंट है, वो अपने काम से गई, वहां पे ले आई। ये चोरी कौन सी है? अगर आप अपने किसी कर्मचारी के घर जाए और उसकी रजामंदी से उससे उसका कोई चीज ले आए, कोई कागज, तो क्या ये चोरी कराई जाएगी? वो तो ममता बनर्जी के कंसल्टेंट है, वो उनको पैसा, उनकी फीस जाती होगी, और उनके दफ्तर से कोई चीज ला रहे हैं तो उसको चोरी कैसे माना जाएगा? क्या वो आईपैक के जो जैन साहब हैं,
वो कहेंगे, वो कभी कहेंगे, कभी उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी मेरी मर्जी के खिलाफ ये फाइल उठा के ले गई? ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। तो ये तो केस बनता ही नहीं है, किसी भी सूरत से ये केस नहीं बनता है। और बहुत एक साफ बात ये हो गई राजीव जी कि चुनाव के पहले ही एक बड़ा जो है झटका इन लोगों को लग गया है, हिट विकेट हो गए हैं बिना मतलब। और अब केवल भरोसा ज्ञानेश कुमार पे है, मोदी अमित शाह को। जी केवल ज्ञानेश कुमार कोई चमत्कार कर पाए तो कर पाए। और देखिए, गोदी मीडिया, ये हिंदी बेल्ट नहीं है, तो गोदी मीडिया बहुत कारगर नहीं होगा वहां पे। हिंदू मुसलमान चल नहीं पाएगा। एक इन्होंने अपना एजेंट लगाया हुमायूं कबीर नाम के व्यक्ति को, उसका मामला गुब्बारा की हवा हट निकल चुका गई। ऑलरेडी। जी उस गुब्बारे की हवा निकल गई। फिर आपने ईडी को भेजा, ईडी फंस गया। और मैं आपको बता दूं, अब चुनाव तक ईडी बंगाल नहीं जाएगा, क्योंकि अब जब बंगाल जाएगा तो ये और इस तरीके की हरकत करेंगे वो, तो चुनावी मुद्दा बनेगा। और चुनावी मुद्दा बनना चाहिए। अगर सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, अगर ये सरकारी एजेंसियां पॉलिटिकल टूल की तरह काम करती कि जहां चुनाव हो वहां पहुंच जाए। अभी सुनील जी भी यही कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा तो आप भूपेश बघेल के घर पहुंच जाएंगे, और राजस्थान में चुनाव होगा तो आप गहलोत के घर पहुंच जाएंगे। बड़ा हिसाब से चलते हैं आप। महाराष्ट्र में चुनाव होगा तो आप उद्धव ठाकरे के रिश्तेदारों के यहाँ पहुंच जाएंगे। कर्नाटक में चुनाव आएगा तो आप डीके शिव कुमार के पहुंच जाएंगे। तो ये अगर आप ये करेंगे, तो अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे तो आपको भी पॉलिटिक्स झेलनी पड़ेगी। क्यों नहीं झेलनी पड़ेगी? जब आप पॉलिटिकल वर्कर की तरह काम कर रहे हैं तो पॉलिटिकल वर्कर की तरह होगा। पॉलिटिशियंस आपस में दूसरे को छीटा कसी करते हैं, वैसे होगा। जी बिल्कुल। तो कोयले खदान में आप जाएंगे और मुंह भी काला नहीं कराएंगे, ऐसे कैसे होगा? जी बिल्कुल। तो इसमें फंस गए हैं मोदी अमित शाह दोनों। अब इसको कैसे वो रिपेयर करते हैं, वो कल सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे। मेरा अंदाज ये है कि इस मामले को अब वो कंबल डालने का काम करेंगे इस पे, कि इसको खत्म किया जाए। अब कुछ नया सोचेंगे, कुछ नया आइडिया। हुमायूं कबीर का चला नहीं, ईडी चला नहीं, अब तीसरा कोई एक और शिगुफा लेकर आएंगे, क्योंकि दीदी और दीदी वाला भी पुराना हो गया, वो भी चलेगा नहीं इस बार। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, आप क्या कुछ देखते हैं आगे क्या हो सकता है? और उसमें जांच एजेंसियों की बात मैं कर रहा हूं, और कितना सबक यहां पे ममता बनर्जी ने दिया है जांच एजेंसियों और खासकर ईडी को, बीजेपी को अघोषित तौर पे। आवाज नहीं आ रही है। अगर आप जी ठीक है ठीक है ठीक आ रही है। ममता बनर्जी ने यह साफ साफ संकेत दिया है कि राज्य सरकारों को के खिलाफ राजनीतिक द्वेष के साथ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार